Good morning, students. In previous class, we revised our chapter for PT1, and today we revise a assessment paper, do our assessment paper for PT1. Okay, these are some questions. We solve these questions. Question 1. Human beings which depended on other plants and animals for food are called. कि ह्यूमन बींग्स जो प्राणी या जो मनुष्य डिपेंड करता है अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स पे खाने के लिए, भोजन के लिए, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं या कंज्यूमर्स बोलते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन है अपने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो अपना आंसर क्या होगा? कंज्यूमर्स, क्योंकि हमें पता है कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन इज which of the following is not a biotic component of the environment? कि कौन सा, इनमें से कौन सा एक बायोटिक कि इनमें से कौन सा एक बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जीवित प्राणी नहीं है, जिसके अंदर प्राण होते हैं, जिसके अंदर जो सांस लेता है। तो एनिमल सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी सांस लेते हैं, और वाटर सांस नहीं लेता। तो इसका आंसर है वाटर। वो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ग्रेविटी लिख दिया था, जो ऑप्शन गलत था। ओके स्टूडेंट्स, आवर थर्ड क्वेश्चन इज द एटमोस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ। कि जो एटमोस्फियर है उसको अर्थ ने मतलब किस बल के द्वारा हेल्ड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, अपने ऊपर धारण किया हुआ है? क्योंकि अर्थ के ऊपर ही तो एनवायरनमेंट टिका हुआ है। तो किसके? डिफ्लेक्शन के कारण नहीं, मूवमेंट के कारण नहीं, अट्रैक्शन के कारण नहीं, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे किरणें पृथ्वी के ऊपर आई, ये अपना अर्थ है और ये सन है, इसकी किरणें पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं और इनका वापस से जाना, यहाँ टकरा के वापस जाना, तो वो क्या है? डिफ्लेक्शन है। और मूवमेंट गति, अट्रैक्शन आकर्षण, तो इन तीनों के कारण नहीं है, ग्रेविटी के कारण है। तो अपना आंसर क्या होगा? ग्रेविटी। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज प्लांट विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कि वो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कौन है जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो डिपेंड करते हैं, बायोस्फीयर जिसके अंदर तीनों लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, और नन ऑफ दीज तो आपका है ही। अब नन ऑफ दीज को लेके आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर नन ऑफ दीज है तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। नहीं, आप लोगों को पर्टिकुलर आंसर पता होना चाहिए। नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज को देखते के साथ उसके ऊपर आंसर नहीं लगाना है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, कि अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? क्रस्ट, कोर, मेंटल, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री का तो हमें देखते के साथ पता लग गया कि ये तो एक रॉक है। ठीक है, अब तीन बची, तो तीनों में से अब हमें पता लगाना है कि कौन सी हमारी अपर मोस्ट लेयर है। तो मेंटल भी नहीं है क्योंकि मेंटल बीच की है। अब कोर या क्रस्ट में से, तो कोर का हमें पता है कि सबसे निचली लेयर है, क्योंकि इनर कोर एंड आउटर कोर है। तो लास्ट में क्या बचा? क्रस्ट बचा। तो क्रस्ट अपना आंसर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइमस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रॉक्स। की जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, वो किस तरीके का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, वोल्केनिक रॉक। तो कौन से तरीके की है? वोल्केनिक नहीं है, क्योंकि वोल्केनिक जो चट्टानें होती हैं वो बहुत ही टाइट होती हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकती। तो लाइमस्टोन ऐसा है नहीं, लाइमस्टोन बहुत ही मतलब बिल्कुल ऐसा हाथ में लेने से ही ऐसे फिसल जाता है। आपने देखा होगा चूना पत्थर हम घर बनाने के लिए लेके आते हैं तो उसके अंदर वो बड़े बड़े पत्थर से बन जाते हैं, लेकिन जब उनको हाथ लगाते हैं तो वो अपने आप ही बालू मिट्टी की तरह
फिसल जाते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक, इग्नेस, तो इग्नेस रॉक्स भी नहीं है, मेटामॉर्फिक भी नहीं है, और इन तीनों का जो प्रोसेस चलता है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स से लाइम, जब चेंजमेंट होता है लाइमस्टोन के अंदर तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, और मेटामॉर्फिक रॉक में लाइमस्टोन से क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब है हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश माउंटेन्स, कि हिमालय कौन से माउंटेन का एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड का, ओल्ड फोल्ड का, ब्लॉक का, या रेसिडुअल का। तो आप लोगों को पता है कि हिमालय ब्लॉक माउंटेन तो है नहीं, ये तो क्लियर बात है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं, या तो किसी कारण से वो ऊंचे उठ जाए या किसी कारण से वो नीचे धंस जाए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं हिमालय में। अब है रेसिडुअल, रेसिडुअल का मतलब होता है एक माउंटेन है उसका घिस घिस के छोटा हो जाना, तो वो भी नहीं है। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन, अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो होगा उसका तो रेसिडुअल भी होगा, तो हमने अभी कहा है कि रेसिडुअल ये है नहीं, तो वो भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि हिमालय जो है अब अभी अपनी यंग एज में है, ओके, और अरावली जो है वो सबसे ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब है सिंक्लाइंस आर द, कि सिंक्लाइंस क्या है, तो मैंने जब आपको चैप्टर रीड कराया था तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जब मूवमेंट्स होती हैं तो उसके द्वारा ऐसी, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऐसी आकृतियां बनती हैं, ठीक है। अब जो एक तो ये बन गई जो वैली बन गई, और एक ये बन गई जो हाई पीक बन गई। अब हमें पता लगाना है कि सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस क्या होते हैं। तो सिंक्लाइंस क्या होते हैं, जो एंटीक्लाइंस मतलब उल्टा ए जहां बनता दिखे वो क्या है, एंटीक्लाइंस है, और जब ऐसे बनता दिखे तो वो क्या है, ये सिंक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है। वैलीज जो बनती हैं वो किस में बनती हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, जो वैलीज हैं वो बनती हैं सिंक्लाइन से, और जो हाई पीक्स हैं वो बनती हैं एंटीक्लाइन से, ओके। तो सिंक्लाइन से क्या डाउनफॉल्स बनते हैं, तो ये क्या है, डाउनफॉल्स, ठीक है, अपफॉल्स, हाई पीक्स, नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी क्या बताया था कि सिंक्लाइन से क्या बनती है, वैलीज बनती है, डाउनफॉल्स बनते हैं, तो अपना ये आंसर है, ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीक्लाइंस आर द, कि एंटीक्लाइंस क्या है। तो अभी हमने देखा था कि सिंक्लाइंस जब नीचे का पार्ट होता है तो एंटीक्लाइंस ऊपर का पार्ट होता है, और उससे क्या बनते हैं, अपफोल्ड बनते हैं। अभी अपफोल्ड से हाई पीक बनती है और डाउनफोल्ड से वैलीज बनती हैं, ओके, क्लियर इट। अब है अपना 10th क्वेश्चन, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट एंड वोल्केनिक इरप्शन आर द मेन कॉज ऑफ, कि जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो प्लेटों का एक दूसरे से टकराना या एक दूसरे से दूर जाना, उनके अंदर संचलन होना, वो, या वोल्केनो का इरप्ट होना, वोल्केनो का बाहर आना, किस चीज का, मतलब कि इन दोनों का मेन रीजन क्या है, इन दोनों के होने का मेन रीजन क्या है। ब्लॉक माउंटेन्स नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही बनते हैं। वोल्केनो तो इरप्शन हमने पूछ ही लिया कि वोल्केनो इरप्शन, तो वोल्केनो भी नहीं है। अब एक ऑप्शन अपना नन ऑफ दीज है, तो क्या बचा अपना, अर्थक्वेक बचा, और अपना आंसर भी क्या है, अर्थक्वेक, कि जब अर्थ के ऊपर, अर्थ मतलब कि जो अपनी पृथ्वी है उसके ऊपर जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उससे पूरी पृथ्वी हिल जाती है और उससे प्लेटों का मूवमेंट होता है, उसी को टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कहते हैं। अपनी जो 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, और उन्हीं के हिलने से कहीं पे तो ट्रेंच बन जाते हैं और कहीं पे हाई माउंटेन्स बन जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो ये क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट असेसमेंट पेपर सोल्व किया है, इसी से क्या है कि इसी के तरीके का आपका पेपर आएगा, और कल जो आपने डेमो टेस्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग ही गया होगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। तो आप अपने चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको जो करवाया है क्लास में काम, उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, लाइमस्टोन का, हिमालय का, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिक इरप्शन,
सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में सोल्व कराए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। वी डू more questions in our next class. Thank you.